हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो 3-3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पूरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का माइक्रो और मैक्रो यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को मिला करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-3 नंबर का है वो हम आप लोगों को हर चीज बता रहे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हो तो यहीं से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसी सीरीज में ये हम लोगों का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है 3-3 नंबर का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हम आप लोगों को 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, जिसको कर लेने के बाद पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हम लोगों का कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है स्थिर विनिमय दर एवं लोचपूर्ण विनिमय दर की परिभाषा दे। डिफाइन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो विनिमय दर का मतलब होता है जिस दर पे एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश के मुद्रा के साथ बदला जाता है तो उसी को विनिमय दर कहा जाता है, या आप इसी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय, इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज या इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज भी बोल सकते हो। जैसे सपोज कर लो, अगर ये हम लोगों का 1 रुपया है, अगर हम इसको डॉलर में बदलना चाहेंगे तो अगर हमको सपोज कर लो कि अगर $1 चाहिए होगा तो हमको इंडिया में अभी 80 रुपया से लेकर के लगभग 84 रुपया आसपास तक हमको खर्च करना होगा। यानी अगर हम 80 रुपया मान लो खर्च करेंगे तो हमको $1 मिलेगा। तो जब हम लोग एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा के साथ बदलते हैं तो उसी को विनिमय दर बोला जाता है। एक्सचेंज रेट का मतलब यही होता है। ठीक है, और ये विनिमय दर कैसे तय होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति के द्वारा ये तय होता है। मतलब इंटरनेशनल डिमांड और इंटरनेशनल सप्लाई के द्वारा जो है ये मनी एक्सचेंज किया जाता है। अब स्थिर विनिमय दर क्या है? तो स्थिर विनिमय दर का मतलब सिंपल है, अगर किसी देश का सरकार ये बोलता है कि देखो अगर हम अपने देश के करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी के साथ बदलेंगे तो मेरा ये फिक्स्ड है, हम इस दर में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हम इतना डॉलर के लिए इतना रुपया खर्च करते हैं, इतना टाका के लिए इतना रुपया खर्च करते हैं, या बोला जाएगा इतना यान के लिए इतना रुपया खर्च करते हैं, इतना डिनार के लिए इतना रुपया खर्च करेंगे, इतने पौंड के लिए इतना रुपया खर्च करेंगे। तो जो विनिमय दर स्थिर होता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसे ही स्थिर विनिमय दर बोलते हैं। जिसमें परिवर्तन ना के बराबर होता है, या अगर परिवर्तन हो भी रहा है तो एक निश्चित सीमा तक ही आपका परिवर्तन होगा। और दूसरा लोचपूर्ण विनिमय दर का मतलब है ये परिवर्तन होते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति के कारण ये दर जो है वो परिवर्तन होते रहता है। जैसे मान लो कि आज अगर $1 चाहिए तो $1 के लिए 80 रुपया हम लोग खर्च करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि ये 80 रुपया ही फिक्स रहेगा। ये बढ़ घट भी सकता है। कल हो सकता है 80 रुपया 81 हो जाए, या हो सकता है कल 80 रुपया घट के 75 हो जाए। तो जो विनिमय दर घटते बढ़ते रहता है विदेशी मांग और विदेशी पूर्ति के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति के कारण, तो उसे ही हम लोग लोचपूर्ण विनिमय दर बोलते हैं। ठीक है, स्थिर है तो स्थिर विनिमय दर, अगर वो परिवर्तन होते रहता है तो परिवर्तनशील विनिमय दर हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल है, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लोग करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज करते हैं, इंटरनेशनल डिमांड और इंटरनेशनल सप्लाई से ये तय होता है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट बेसिकली ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, या अगर चेंजेस होता भी है तो एक लिमिटेड एरिया तक ही जो है वो चेंजेस होगा। इसके बाद इलास्टिक इलास्टिक एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जो एक्सचेंज का रेट है वो बढ़ते घटते रहेगा। डिमांड बढ़ रहा है या डिमांड घट रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है या सप्लाई घट रहा है, तो उससे ये एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है हम लोगों को स्फीति अंतराल एवं अस्फीति अंतराल में क्या अंतर है। क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फ्लेनेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। यानी आप इतना समझ लो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या अंतर है। हम आप लोगों को लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि ये हमारा देश का अगर अर्थशास्त्र है, यहाँ अगर मुद्रा है, तो अगर मान लो ये मुद्रा नीचे आ गया, ऊपर हो गया, नीचे आ गया, ऊपर हो गया, नीचे आ गया, ऊपर हो गया, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसी को मुद्रा स्फीति बोलते हैं। अगर ऊपर हो गया इस लाइन से तो मुद्रा स्फीति बोलते हैं, और अगर नीचे हो गया तो मुद्रा अस्फीति बोलते हैं। अब इन्हीं दोनों में आपको जो है वो अंतर पूछ रहा है, तो ये देखो इसमें क्या अंतर होता है। तो पहला, स्फैतिक अंतराल सामूहिक मांग का वह स्तर है
जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग से कम होती है। यानी कि यहाँ पे जितना डिमांड है उससे भी कम होता है। जबकि अविस्फीति अंतराल सामूहिक मांग का वह स्तर होता है जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग के स्तर से अधिक होता है। ठीक है? आ गया अंतर समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे देखो दूसरा अंतर और तीसरा अंतर है। ठीक है? उस ग्राफ को ज़रूर समझना। उस ग्राफ को समझते ही आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में भी देखो यहाँ पे सेम लिखा गया है। इंग्लिश में भी देखो यहाँ पे सेम लिखा गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ते ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक? आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सरकार का बजट क्या है? यानी बेसिकली ये आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट? ये बेसिकली बजट के बारे में पूछ रहा है। तो हम सबको पता है ना कि हमारे देश का जो सरकार है, वो हर साल 1 अप्रैल को बजट प्रस्तुत करता है। 1 साल का जो सरकार का बजट होता है, उस बजट में सरकार ये बताता है कि मेरा जो है वो मेरा जो है ये इतना रुपया आय प्राप्ति हुआ और हम इन चीज़ों को इन-इन चीज़ों में खर्च करेंगे। सरकार इसमें बताता है कि मेरे पास टोटल इतना पैसा है, अनुमानित आय है और इन अनुमानित आय को हम इन-इन चीज़ों पे व्यय करेंगे। इसी चीज़ को बोला जाता है हम लोगों का बजट। और इंडिया में जो बजट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से और कब बंद होता है? 31 मार्च। यानी भारत में जो बजट का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलता है, जिसमें सरकार ये बताता है कि मेरे पास पैसा इतना है और हम इन-इन चीज़ों पे खर्च करेंगे। आगे, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन इकोनॉमी? अब देखो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जैसे ये मान लो हम लोगों का इंडिया है। हम लोगों का इंडिया है। अब मान लो ये जो हम लोगों का इंडिया है, इसमें इस इंडिया को जो है वो ओपन कर दिया गया। ओपन मतलब है कि विदेशों का कोई भी कंपनी आके इंडिया में व्यापार कर सकता है और इंडिया का कोई भी कंपनी विदेशों में जाकर के व्यापार कर सकता है। तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और भारत में जब नवीन आर्थिक नीति जुलाई 1991 में जब घोषणा हुआ था, जिसमें एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का बात हुआ था, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का बात हुआ था, उस समय भारत को जो है खुली अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें आयात और निर्यात करने पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। हमारे देश में दूसरे देश आके हम लोग व्यापार कर सकते हैं। दूसरे देश तो हम लोग वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात कर सकते हैं और दूसरे देशों में हम लोग भी निर्यात कर सकते हैं। तो इस अर्थशास्त्र को हम लोग बोलते हैं खुली अर्थशास्त्र। और अगर बंद अर्थशास्त्र होता तो इसमें ना तो हम अपने देश का बना सामान दूसरे देशों में बेचते और ना ही दूसरे देशों का कोई सामान हमारे देश में आता। हमारे देश में जो सामान बनता सिर्फ उसी का हम लोग क्रय विक्रय करते और अपने ही देश पे निर्भर रहते। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बजट घाटा। बजट का घाटा क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफिशिएट बजट? याद रखना इंडिया में, भारत में जो बजट बनता है वो घाटे का बजट बनता है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछे कि भारत में किस प्रकार का बजट बनता है तो बोलना भारत में घाटे का बजट बनता है। अब देखो घाटे का बजट क्या होता है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है। घाटे का बजट मतलब होता है कि सरकार का जो अनुमानित आय था वो सरकार का अनुमानित व्यय से कम होता है। यानी मान लो कि अगर सरकार के पास जैसे मान लो कि अगर सरकार के पास सरकार बजट बनाया। अब बजट बनाते समय सरकार ये बोला था कि 1000 करोड़ रुपया जो है मेरे पास है। कितना रुपया है? 1000 करोड़ रुपया। लेकिन 1 साल के दौरान जो सरकार पैसा खर्च कर दिया, वो 1200 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर दिया। सरकार बोला था मेरे पास 1000 करोड़ है और सरकार खर्च कर दिया 1200 करोड़। तो ये जो 200 करोड़ रुपया सरकार ज़्यादा खर्चा किया है, तो ऐसे ही बजट को बोला जाता है आपका घाटे का बजट, यानी बजट डिफिशिएट। और इंडिया में जो है वो इसी तरीके का बजट आपका बनाया जाता है। यही चीज़ को हम यहाँ आंसर में लिखे हैं। ठीक है? आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। सरकार बजट के किन्हीं 2 उद्देश्यों को समझाइए। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। यानी बेसिकली ये बोल रहा है कि बजट का कोई 2 उद्देश्य बताना कि बजट क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे बजट बनाने का 2 उद्देश्य। तो सबसे पहले बजट बनाने का उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि जब बजट बनेगा तभी किसी देश का आर्थिक विकास होगा और बजट बनने से ही लोगों को रोजगार मिलेगा। बजट बनेगा तो देश का विकास होगा, बजट बनेगा तो इसी से लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है? तो ये 2 विशेषता है और इन्हीं 2 विशेषताओं को हम लोग डील किए। ऐसे तो कई सारे विशेषता होता है, लेकिन सिर्फ 2 पूछा तो सिर्फ 2 बताएं। ठीक? इंग्लिश में भी देखो द 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट गवर्नमेंट बजट आर फ्लो। सबसे पहला स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब बजट बनेगा तो इसी से पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है? तो ये बजट का हम लोगों का 2 ऑब्जेक्टिव है। आगे
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोल रहा है भुगतान शेष के संगठक को बताइए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये दोनों अलग अलग चीज होता है। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन अलग अलग चीज है। व्यापार संतुलन ये बताता है कि एक समय में, एक निश्चित समय में या एक साल में एक देश दूसरे देश के साथ एक देश तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। एक देश दूसरे देश के साथ एक देश दूसरे देश के साथ जो वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात निर्यात करता है, आयात निर्यात करता है, उसको हम लोग व्यापार संतुलन में दिखाते हैं। लेकिन ये जो भुगतान संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम लोगों को ये बताता है कि एक देश, जैसे मान लो ये हमारा देश है इंडिया और ये दूसरा देश है सपोज कर लो अमेरिका, ठीक है? या कोई दूसरा देश है सपोज कर लो ये हो गया हम लोगों का नेपाल, या सपोज कर लो कोई दूसरा देश हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लो फ्रांस को ले लिए। तो हमारा देश जो है वो दूसरे देश के साथ एक साल में जो पैसों का लेन-देन किया है, हमारे देश से इन देशों में पैसा गया या इन देशों में हमारे देशों में पैसा आया, तो ये जो पैसों का लेन-देन हुआ है हम लोगों का दूसरे देशों के साथ, इन लेन-देनों को जिस खाता में दिखाते हैं वही होता है भुगतान शेष, ठीक है? इसमें 2 तरीके का खाता बनता है, एक होता है हम लोगों का चालू खाता और एक होता है हम लोगों का पूंजी खाता। 2 खाता बनेगा। अब भाई हमारा देश दूसरे देशों के साथ लेन-देन किया है, हमारा देश दूसरे देशों के साथ पैसों का अदला-बदली किया है, पैसों का लेन-देन किया है, तो इसका हिसाब-किताब तो रखना होगा। तो इसका हिसाब-किताब रखने के लिए भुगतान शेष यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बना। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट, एक होता है चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट और दूसरा होता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब देखो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में किन-किन चीज़ों को दिखाया जाता है। तो ये रहा हम लोगों का चालू खाता। चालू खाता में किन चीज़ों को दिखाएँगे? तो यहाँ दृश्य व्यापार शेष या अदृश्य व्यापार शेष दोनों को दिखाएँगे। अदृश्य व्यापार शेष या दृश्य व्यापार खाता दोनों दिखाएँगे। एक पक्षीय लेन-देन उसको भी दिखाएँगे और पूंजी में दिखाएँगे जैसे सरकारी सौदा हो गया, गैर सरकारी अथवा निजी सौदे हो गया, प्रत्यक्ष निवेश हो गया, पोर्टफोलियो निवेश हो गया, इन चीज़ों को दिखाया जाता है। ठीक है? इंग्लिश में देखो यहाँ पे सेम लिखे हैं। हम लोगों का ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें 2 अकाउंट बनता है। एक बोलता है करेंट अकाउंट और एक बनता है हम लोगों का कैपिटल अकाउंट, ठीक? अब देखो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि करंट अकाउंट में किन-किन चीज़ों को दिखाएँगे और कैपिटल अकाउंट में किन-किन चीज़ों को दिखाएँगे। पाजी अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड बैलेंस या इनविजिबल ट्रेड अकाउंट, इनविजिबल ट्रेड बैलेंस या इनविजिबल ट्रेड अकाउंट। इसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर उसको दिखाएँगे। कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांज़ैक्शंस, प्राइवेट और प्राइवेट डील्स हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सबको दिखाया जाता है। अब आते हैं जीएनपी अविस्फीति क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है? जीएनपी अस्फीति क्या है? व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर? तो देखो जीएनपी अस्फीति मतलब इसका फॉर्मूला अगर आप देख सको तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इसका काम चल जाएगा। तो रुको फॉर्मूला दिखाते हैं इसका। देखो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल सा बात है। जब नगद को हम लोग डिवाइड कर देंगे जब नगद जीएनपी को वास्तविक जीएनपी से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। जब नकद जीएनपी को वास्तविक जीएनपी से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को जीएनपी अविस्फीति निकल करके आ जाएगा। यानी जब नेशनल जीएनपी को रियल जीएनपी से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लोग का जीएनपी डिफ्लेटर निकल के आ जाएगा। यही चीज हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को लिखे हैं। नीचे फॉर्मूला याद रखना आप लोग, फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना, ऐसे-ऐसे डिवाइड करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा प्रणाली होता है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का अदला-बदली करता है। मेरे पास दाल है, तुम्हारे पास चीनी है, तो लाओ हम दोनों बदल लेते हैं। मेरे पास कपड़ा है, तुम्हारे पास जूता है, तो लाओ जूता और कपड़ा को बदल लेते हैं। तो एक सामान के बदले दूसरे सामान का अदला-बदली करना, इसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलता था, बार्टर सिस्टम पहले चलता था, लेकिन इसमें बहुत सारा समस्या होता था जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे।
बहुत सारा समस्या होता था। इस वजह से धीरे-धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली दूर हो गया और जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ, यानी जब से मनी का इवैल्यूएशन हुआ, जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ, मनी का इवैल्यूएशन हुआ, तब से पूरा का पूरा हम लोगों का बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गया। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है केंद्रीय बैंक क्या है? व्हाट डिफाइन सेंट्रल बैंक। तो केंद्रीय बैंक का मतलब होता है, केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। हम साइड इसलिए हट रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है वो उस देश का सर्वोच्च बैंक होता है। उस देश में जितने भी बैंक होते हैं उन सारे बैंकों को कंट्रोल करना, उन सारे बैंकों को चलाना, उन सारे बैंकों को रेगुलेट करना, ये सारा काम जो होता है उस देश का केंद्रीय बैंक का जिम्मा होता है। यहाँ तक कि उस देश में अगर पैसा छापना है, तो उस पैसा छापने का भी काम जो है वो केंद्रीय बैंक करेगा। जैसे इंडिया का अगर केंद्रीय बैंक का बात करें, तो इंडिया का केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और ये इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। हमारे देश के लिए कागज़ नोट यानी पेपर मनी छापता है, सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंक होता है, अंतिम ऋणदाता होता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, यानी पूरे उस देश का एपेक्स बैंक होता है, सर्वोच्चम बैंक होता है और उस देश के अंदर जितना भी बैंक्स है, उन सारे बैंक को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, चलाने का, ऑर्डर देने का, नियम कानून बनाने का काम जो है, वो केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है? वही चीज़ को यहाँ पे हम लिखे हैं। आगे, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर। हम आपको हमेशा यही बोलेंगे कि जब कभी भी आपको अंतर पूछे, यहाँ अंतर पूछ रहा है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में। अब अगर अंतर कभी भी पूछे तो उसको हमेशा आप लोग टेबल में बनाना। लेकिन समय मेरे पास कम था इसलिए हम इसको टेबल में नहीं बता रहे हैं। आप लोग टेबल में बताना और हम इस अंतर को आप लोग को सेंट्रल बैंक वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें भी हम करवाए थे। अब देखो दोनों में क्या अंतर होता है। तो केंद्रीय बैंक देश के विदेशी बैंकों विदेशी विनिमय का लेन-देन करता है। यानी केंद्रीय बैंक जो है वो विदेशी विनिमय का लेन-देन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक जो है वो केवल केंद्रीय बैंक की आज्ञा पर से ही विदेशी विनिमय में व्यवहार कर सकता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों से कोई प्रतियोगिता नहीं होती। मतलब केंद्रीय बैंक एक ही गो है तो इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, जबकि व्यापारिक बैंकों में कॉम्पिटिशन होता है। अगर ना नॉर्मल अंतर लिखना है ना तो ऐसे लिखना। इधर लिखना हम लोगों का केंद्रीय बैंक, इधर क्या लिखना केंद्रीय बैंक और इधर लिखना हम लोगों का व्यापारिक बैंक। क्या लिखना है यहाँ पे? व्यापारिक बैंक। अब देखो सिंपल सा बात है, स्थान केंद्रीय बैंक का स्थान सबसे पहला होता है, सर्वोच्च होता है, इसका स्थान सर्वोच्च नहीं होता। नोट छापना, केंद्रीय बैंक नोट छाप सकता है, व्यापारिक बैंक नोट नहीं छाप सकता है। विदेशी विनिमय का संरक्षक, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय रख सकता है, व्यापारिक बैंक नहीं रख सकता है। इसके बाद हम लोगों का पूरे बैंकिंग का प्रतिनिधित्व, ये केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक बैंकों का बैंक नहीं होता है। व्यवहार, केंद्रीय बैंक सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि व्यापारिक बैंक का काम होता है लोगों का खाता अपने यहाँ खुलाए और लोगों से पैसा जमा ले। तो ऐसे करके भी आप जो है वो 4 से 5 या 5 से 6 अंतर आप खुद से भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है? हम जो दिखा रहे हैं उसको लिखना है लिखो, अगर नहीं लिखना है तो अपने से अंतर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वही सेम अभी जो हम अंतर बताएँ कमर्शियल बैंक और पब्लिक बैंक में, सेम वही अंतर को आप लोग लिखोगे, इंग्लिश वाले लोग भी। ठीक है ना? आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है केंद्रीय बैंक के विकासात्मक कार्य का उल्लेख करें। एक्सप्लेन डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शंस ऑफ, यहाँ छूट गया जरा सा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी सेंट्रल बैंक विकास से संबंधित जो कार्य करता है उसमें क्या काम करेगा केंद्रीय बैंक। तो देखो विकास से संबंधित केंद्रीय बैंक क्या काम करेगा। पहला काम करेगा, संगठित बैंकिंग प्रणाली का विकास करता है और नई वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करता है। ये जितने भी बैंक चल रहे हैं उन सारे बैंकों को कंट्रोल करना और उन सारे बैंकों को समय समय पे आगे बढ़ने के लिए वो मदद करते रहता है। विकास कार्यों के लिए केंद्रीय बैंक पर्याप्त मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करता है और ये देखता है कि किसी भी बैंकों के पास पैसा कम ना हो या पैसा ज्यादा ना हो, ये भी देखने का काम केंद्रीय बैंक करता है। विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है और ज्यादा से ज्यादा पैसों में लेन-देन हो, इसलिए सस्ती मुद्रा नीति को अपनाता है। देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त औद्योगिक वित्त का प्रबंध कराता है और देश में जितना भी औद्योगिक विकास है, नया कारखाना लगाना है, नया प्लांट लगाना है, उद्योग लगाना है, तो उसके लिए ये लोन देने का काम करता है। ठीक है? इंग्लिश में भी देखो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो क्या-क्या करता है? डेवलप्स एन ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम एंड क्रिएट्स न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नए-नए संस्थाओं को बनाना, नए-नए बैंक खोलना, नए-नए ब्रांचेस खोलना, ये काम करता है।
द सेंट्रल बैंक एंश्योर एडिक्यूट मनी सप्लाई फॉर डेवलपमेंट वर्क्स, और ये देखता है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क्स है उसमें पैसों का कमी ना आए, तो उन पैसों का सप्लाई करने का भी काम ये करता है। एडॉप्ट्स ए चीप मनी पॉलिसी टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे सस्ते दर पे पैसा उपलब्ध कराने का काम करता है। प्रोवाइड एडिक्यूट इंडस्ट्रियल फाइनेंस फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, हमारे देश में आर्थिक विकास हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बने, इसके लिए जो है वो लोन देने का और समय समय पे फाइनेंस अवेलेबल कराने का काम भी ये करता है। बैंक दर एवं ब्याज दर में क्या अंतर है? डिस्टिंक्शंस बिटवीन बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट। अब देखो बैंक दर और बैंक दर और ब्याज दर में अंतर बता देते हैं। ये एक एक बार में इसको बस आपको इसका मीनिंग समझाना है। हाँ, बैंक दर को बोला जाता है बैंक रेट। बैंक दर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बैंक रेट्स, और दूसरा होता है हम लोगों का ब्याज दर। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। अब देखो इसका मतलब ना वेरी सिंपल है, समझ जाओ। देखो बैंक दर का मतलब क्या होता है? सपोज कर लो जितना भी बैंक है, जैसे मान लो ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या तो फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सारा बैंक लोन कहाँ से लेके आएगा? आरबीआई से। ये सारा बैंक लोग लोन कहाँ से लेके आएगा? आरबीआई से। तो ये लोग जो आरबीआई से जो लोन लेकर के आ रहा है, ये बैंक्स, और आरबीआई से इंटरेस्ट काटेगा। तो आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक इन व्यापारिक बैंकों को, इन कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे लोन देता है कि ठीक है हम तुमको लोन दे रहे हैं, लोन का परसेंटेज इतना काटेंगे। तो सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे देश का बात करें तो आरबीआई हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स को, यानी हमारे देश के व्यापारिक बैंकों को जिस दर पे लोन यानी कि ऋण उपलब्ध कराता है, उसी दर को बोलते हैं बैंक दर। क्लियर? अब मान लो बैंक दर पे ये लोग लोन लेकर के आया, अब ये जितने भी बैंक्स हैं, ये बैंक्स पब्लिक को लोन देगा। ये सारे बैंक्स जो है वो लोन किसको देगा? पब्लिक को लोन देगा। ये सारे बैंक्स जो है वो लोन किसको देगा भाई? पब्लिक को लोन देगा। तो ये लोग जो पब्लिक को लोन दिया या जो बिजनेस पर्पस के लिए लोन दिया है, तो ये पब्लिक से लोन पे इंटरेस्ट काटेगा या नहीं काटेगा? सर बिल्कुल काटेगा। तो ये जो कमर्शियल बैंक जब लोन देगा, उस लोन पे जो इंटरेस्ट काटेगा वही होता है हम लोगों का ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट। हम कमर्शियल बैंक है, मान लो हम एसबीआई हैं, हम आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेकर के आए वो बैंक रेट है, और हम जिस रेट पे हम इंटरेस्ट देंगे, जिस रेट पे हम लोगों को लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो वो मेरा होगा इंटरेस्ट रेट। आया समझ में? ठीक है, इस ड्राइंग को याद रखना, इट विल हेल्प यू। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे देखो, मीनिंग में हम वही सेम चीज को यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अर्थ पूछा था तो मीनिंग लिख के छोड़ दिए। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है केंद्रीय बैंक के अंतिम ऋणदाता के कार्य को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जितने भी कामों को करता है उसमें से उसका एक काम होता है अंतिम ऋणदाता का कार्य। केंद्रीय बैंक के जितने भी कार्य होता है उसका एक कार्य होता है लास्ट लेंडर, या इसका मतलब है कि हाँ, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक जो होता है वो अंतिम ऋणदाता होता है। जैसे अगर हमारे देश के जितने भी बैंक्स हैं, जब उन बैंकों को कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो लास्ट में पैसा मांगने आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उन लोग को दे देगा। सेम ऐसे ही अगर हमारे देश के सरकार को कहीं से भी पैसा नहीं मिला, हमारे देश के केंद्र सरकार को कहीं से भी पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा लेने के लिए किसके पास जाएगा? लास्ट में आरबीआई के पास जाएगा। देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, आरबीआई के पास जाएगा। जितने भी बैंक्स हैं उन बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया, उन लोगों को पैसा का जरूरत है, तो बैंक को लोन देने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। जब कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो आरबीआई के पास वो लोग चला जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई को यानी कि केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे लिखे, हिंदी में भी लिखे, और ये सेम इसी चीज को यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी लिखे हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मंदी के समय में पैसा उपलब्ध कराने का सारा काम यही करता है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है निवेश या गुणांक प्रक्रिया क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब कि के, मल्टीप्लायर मतलब कि के। तो निवेश गुणांक कैसे निकलता है? तो निवेश गुणांक निकलता है इस तरीके से, पहले निवेश में परिवर्तन को देखा जाता है, फिर आय में परिवर्तन, फिर उपभोग में परिवर्तन, फिर आय में परिवर्तन। पहले देखो निवेश में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन और लास्ट में आय में परिवर्तन। देखो निवेश में परिवर्तन को एम बोलेंगे, आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई बोलेंगे,
उपभोग में परिवर्तन को डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कंजम्पशन बोलेंगे, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, और इसको भी हम लोग यहाँ बोलेंगे चेंज इन कंजम्पशन। और ये जो हम लोगों का के निकलता है ना, ये अगर बात करें मल्टीप्लायर का, तो के हम लोग का निकलता है के इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। 1 मिनट, गलत बोल रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा सी, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, बस वही मीनिंग पूछा है, तो यहाँ पे ड्राइंग दिखा दिए। हिंदी वाले लोग को देखो हिंदी में एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश वाले लोग के लिए यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है ना, चलो आगे। आय के चक्रीय प्रवाह द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन को दर्शाइए। तो द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी विथ द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब ऐसा, सबसे पहले हम लोग कहीं पे काम करेंगे, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? आय। आय का मतलब है हम लोगों को इनकम मिलेगा। इनकम यानी कि होता है वाई, और इनकम को फिर हम लोग कर देंगे व्यय। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, और फिर काम करेंगे। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। उत्पादन आय व्यय, उत्पादन आय व्यय, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक, तो इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे पूछा है कि किस तरीके से मदद करता है। तो आय के चक्रीय प्रवाह द्वारा, अब देखो आय का चक्रीय प्रवाह का 3 स्तर होता है। एक होता है 2 क्षेत्रीय मॉडल, एक होता है 3 क्षेत्रीय मॉडल, और एक होता है हम लोग का 4 क्षेत्रीय मॉडल। 2 क्षेत्रीय मॉडल में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का क्या होता है? हम लोगों का होता है हम लोग का होता है ये आपका हाउस होल्ड होता है और इंडस्ट्री होता है। हाउस होल्ड होता है और क्या होता है? इंडस्ट्री। 2 गो में, और 3 गो में हाउस होल्ड होगा, इंडस्ट्री होगा और गवर्नमेंट होगा, और 4 गो में हाउस होल्ड होगा, इंडस्ट्री होगा, गवर्नमेंट होगा और नेट एक्सपोर्ट होगा। क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट। तो ये जो हम लोगों का यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, देखो सी दिख रहा है, तो सी का मतलब, ये वाई जो दिख रहा है इसका मतलब होता है आय अथवा उत्पादन। सी का मतलब होता है उपभोग व्यय। आई का मतलब होता है निवेश। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट यानी सरकार, और एक्स माइनस एम का मतलब होता है शुद्ध आयात निर्यात, जहां एक्स का मतलब है आयात और एम का मतलब है निर्यात। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। तो ये 4 चीज मिलकर के जो है वो संतुलन को मेरा बनाता है। ठीक है, अब देखो इससे संतुलन में कैसे आया जाता है। ये फॉर्मूला पूछा था बेसिकली, फॉर्मूला लिख दिए 4 स्तर का। सी हो गया, आई हो, सी हो गया, आई हो गया, जी हो गया। सी मतलब हो गया कंजम्पशन यानी कि हम लोग हाउस होल्ड, आई का मतलब हो गया इंडस्ट्री, जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और एक्स माइनस एम का मतलब हो गया इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यही तो 4 चीज होगा। 2 स्तर में ये दोनों होगा, 3 स्तर में ये तीनों होगा, 4 स्तर में ये चारों होगा। ठीक है, चलो उसी चीज को देखो सेम यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होता है? ये आई है यहाँ। सेम यहाँ पे हम लोग सेम यही चीज को यहाँ पे लिखे, और इसी को हम लोग यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, आगे बोल रहा है निर्गत गुणांक क्या है? व्हाट इज आउटपुट मल्टीप्लायर? तो हम थोड़ा सा गलती लिख दिए जी, निर्गत गुणांक। हाँ, निर्गत गुणांक क्या होता है? निर्गत गुणांक इतना तो नहीं पूछेगा, ये बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है। निवेश गुणांक डायरेक्ट पूछ सकता है ये। ठीक है, निर्गत गुणांक को डायरेक्ट निवेश गुणांक करके पूछ सकता है। फॉर्मूला याद रखना है इसको, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई का मतलब होता है इनकम, और डेल्टा आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। डेल्टा वाई का मतलब हो गया चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम यानी कि आय में परिवर्तन। ठीक है, और डेल्टा आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उपभोग में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना ना। तरलता जाल क्या है? व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? तरलता जाल, तरलता जाल मैं ना नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दो। तरलता जाल को मत करना, ठीक है, इसको उतना करना नहीं है। ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बार पढ़ना होगा ऊपर ऊपर, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो उतना ज्यादा नहीं है। आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट? अब देखो, आवश्यकता का दोहरा संयोग जो होता है ना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में पाया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि मान लो अगर मेरे पास चावल है, किसी के पास कपड़ा है, किसी के पास तेल है, तो अगर हम मेरा चावल को लेकर के किसी दूसरे आदमी से बदल रहे हैं, लेकिन उसके पास जो सामान है वो हमको तो चाहिए, लेकिन मेरे पास जो सामान है वो उसको नहीं चाहिए, तो वो हमसे उस चीज को बदल नहीं रहा है। और उस आदमी को जो सामान चाहिए, उस आदमी को उससे बदलना है, उससे। लेकिन उस आदमी को जो सामान चाहिए वो इसका सामान नहीं चाहिए, तो भाई आपस में अदला बदली नहीं हो पा रहा है। सपोज कर लो ना, 3 लोग हैं, ए, बी और ये हो गया सी। ए के पास मान लो तेल है, ए के पास, और वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का बात बता रहे,
तेल है, सपोज कर लो इसके पास कपड़ा है, ठीक है? और सपोज कर लो इसके पास मसाला है। क्या है इसके पास? मसाला। अब मान लो कि ए को चाहिए कपड़ा, तो ए चला गया बी के पास कि भाई हम तुमको तेल दे रहे, तुम हमको कपड़ा दो। लेकिन बी को तेल का ज़रूरत नहीं है, बी को कुछ और चाहिए। सपोज कर लो बी को चमड़ा चाहिए और चमड़ा ए के पास नहीं है, तो ये दोनों तो आपस में बदली नहीं करेगा। या सपोज कर लो बी को चाहिए मसाला, तो बी चला गया सी के पास। सी को बोल रहा है कि भाई हमको सब मसाला दो, हम तुमको कपड़ा देंगे। सी बोल रहा है नहीं हमको कपड़ा नहीं चाहिए। सी बोल रहा है कि सपोज कर लो कि हमको सपोज कर लो चाहिए हमको चमड़ा। क्या चाहिए हमको? चमड़ा चाहिए। मान लो बोल रहे हैं। अब मान लो सी किसी दूसरे के पास गया, उस आदमी को सी का सामान नहीं चाहिए, तो ये तो अदला-बदली होगा ही नहीं। तो इसी को बोला जाता है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव और वस्तु विनिमय प्रणाली का यानी बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। इस वजह से जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, तो बार्टर सिस्टम तुरंत यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जल्दी से खत्म हो गया हम लोगों का। ठीक है? वही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स का मतलब यही है, मेरे पास जो है वो तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो है वो हमको नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग स्तर में परिवर्तन, कुल आय में परिवर्तन के अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। देखो इसके अनुसार क्या कहा है, कुशीहारा ने क्या कहा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यानी कोई भी उपभोक्ता का आय में कितना परिवर्तन हुआ, उस आय किसी भी उपभोक्ता का आय में परिवर्तन हुआ और आय में परिवर्तन होने से उसके उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है? देखो, कुशीहारा क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। यानी किसी भी उपभोक्ता के आय में कितना परिवर्तन हुआ जिससे वो उपभोग में कितना परिवर्तन कर दिया, इनकम में कितना चेंजेस आया जिसके वजह से वो डिमांड में कितना चेंजेस कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये इसका फॉर्मूला है। एमपीसी क्या होता है फॉर्मूला? एमपीसी इज इक्वल टू ट्रेंगल सी बाय यानी डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ठीक है? डेल्टा सी का मतलब है उपभोग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई का मतलब है आय में परिवर्तन यानी कि चेंज इन इनकम। आया समझ में? और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? बस हो गया। इसके लगभग कितना क्वेश्चन कर लिए हम लोग? 100 क्वेश्चन लगभग कर लिए। ठीक है? इसके बाद बस एक और वीडियो आएगा, लगभग उसमें हम लोग 20 से 24 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर 3 नंबर क्वेश्चन के लिए 120 क्वेश्चन क्या इतना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे? भाई आप लोगों को क्या हम एक भी क्वेश्चन रट्टा मारवा रहे हैं? नहीं ना, आपको बस सुनना है, समझना है, याद रखना है और की पॉइंट्स बना के रख लेना है। एग्जाम में आपको वहां से कुछ भी पूछे आप उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके लिख देना, बस थोड़ा सा की पॉइंट्स याद रखना है। की पॉइंट्स को मिला मिला करके लिखना, जिससे आप लोगों का एग्जाम में बहुत शानदार नंबर आएगा और आपको लंबा लंबा क्वेश्चन याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग एंटर कर जाएंगे। ठीक है? बाय, टेक केयर।